परिवार भी एक समाज का हिस्सा होता है। समाज में जो भी होता है वो परिवार सब मिलके करते हैं। रूप से एक कौम का कोई नेता नहीं हो सकता। अगर किसी को गलतफहमी हो कि मैं एक जाति से नेता बन जाऊंगा, अगर जाति की राजनीति करनी है तो आप महासभाओं में काम कीजिए। ये है, जाति धर्म से कोई आदमी बड़ा नहीं बनता। और जाति और धर्म की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें आप समाज को कोई अच्छा नहीं दे रहे हो। समाज में आप कटुता पैदा कर रहे हो। समाज में आप एक ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हो जिसमें आगे चल के कोई पीढ़ियाँ सुखी नहीं रह सकती। जल शक्ति मंत्रालय की योजना है, माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत की योजना है, उसमें 29,000 करोड़ राजस्थान को राशि आवंटन हो चुकी है। मैं बड़े दुर्भाग्य से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में उसका 4,000 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किया गया है। अगर इस बात के लिए मेरे से कोई डिबेट करने के लिए तैयार है तो मैं किसी भी प्लेटफार्म पे, सोशल मीडिया पे, किसी टीवी चैनल पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं दिल्ली गया था। जब मैंने विस्तृत रूप से माननीय मंत्री महोदय गजेंद्र जी से बात की थी, उन्होंने मुझे सारी बात बताई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योगेश राजस्थानी। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है खेतड़ी के भाजपा के नेता इंजीनियर धर्मपाल जी, जो पिछले काफ़ी समय से राजनीति के अंदर अलर्ट हैं। जानते हैं उनके जीवन के बारे में और आज तक के जो राजनीति, जो कैरियर था उनके बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अपने बारे में परिचय दीजिए कि आप राजनीति में कब से आए और क्यों आपको आना पड़ा। देखिए, मैं जब 2 साल का था उस वक्त समझ तो नहीं थी, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पिताजी स्वर्गीय राम कुमार जी, जो समाज के लिए एक मूवमेंट चलाते थे जिसमें चोरी, डकैती, अन्याय और अत्याचार और आतताइयों के खिलाफ, जो समाज में आतंक पैदा करते थे, जो समाज में भय पैदा करते थे, समाज की गाढ़े पसीने की कमाई को रात बेरात लूट के ले जाते थे। उन्होंने एक सोशल मूवमेंट चला के और एक सुरक्षा दल नाम का संगठन खड़ा किया था, जो एक क्षेत्र विशेष से नहीं था और ये मूवमेंट किसी जाति विशेष के खिलाफ भी नहीं था। इसमें जो भी अत्याचार करते थे, चोरी डकैती करते थे, उनके खिलाफ थे, चाहे वो कोई भी जात हो। व्यक्ति के खिलाफ था, कोई जाति के खिलाफ नहीं था। उस वक्त मूवमेंट इतना बड़ा था कि उसका क्षेत्र उदयपुरवाटी, कोटपुतली, नीमका थाना, खेतड़ी और पूरा क्षेत्र था। कोई विशेष पर्टिकुलर कोई एरिया भी नहीं था। तो उसमें मूवमेंट चलाते चलाते इतना आगे निकल गए थे कि वो राजनीति में चुनाव भी लड़े। दुर्भाग्यवश वो कामयाब नहीं हो, कुछ सैकड़ों वोटों से वो पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन उस मोमेंट में कुछ लोगों को वो जमा नहीं, तो उनको अपना बलिदान भी देना पड़ा। उस वक्त मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन वही दिमाग में एक बचपन से बात बैठी हुई है कि जो सामाजिक मूवमेंट चलाते चलाते जिसके पूर्वजों ने बलिदान दे दिया हो, अपने शरीर का दान दे दिया हो, तो उस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए और उस परिपाटी को चालू रखा जाए और जितनी जनता की सेवा हो सके, जो हो सके, जितनी हो सके, जैसे हो सके, जनता की सेवा की जाए। उद्देश्य तो राजनीति में आने का यही है। लेकिन बीच में जब पढ़ाई का दौर आया तो मैंने इंजीनियरिंग भी करी। उसके बाद में मैंने इस क्षेत्र में आना पसंद किया, क्योंकि हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि पूरी राजनीति की है। 1965 से हमारा परिवार राजनीति में है। परिवार में कई सदस्य, कई बार चाचा जी भी एमएलए बने, भाई भी एमएलए बने राजनीति में। मैंने भी चुनाव लड़े हैं, एक नीमका थाना से लड़ा है, खेतड़ी से भी लड़ा है। तो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है और मन में एक कुछ करने की तमन्ना भी है। मुख्य बात तो यही है कि इसीलिए इस राजनीतिक क्षेत्र में मैं आया हूँ। मुख्यतः सर, राजनीति में आने की जो प्रेरणा आपको मिली है, परिवार से मिली या समाज से मिली? परिवार भी एक समाज का हिस्सा होता है। समाज में जो भी होता है वो परिवार सब मिलके करते हैं। विशेष रूप से समाज एक की बात नहीं करता। मैंने अभी कहा है कि 36 बिरादरी में जो भी पीड़ित थे, हमारा एक मकसद होता है, हमारे रक्त में है ये बात कि गरीब की मदद की जाए, असहाय की मदद की जाए, जिसके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसकी मदद की जाए। वो प्रेरणा परिवार से भी है और समाज से भी है, सोसाइटी से भी वो प्रेरणा है। सर, एक जो नेता बनता है, आपने काफ़ी समय एक भाषण में भी कहा था कि एक कौम से नहीं 36 कौमों से मिलकर बनता है। किस तरीके से सर? निश्चित रूप से एक कौम का कोई नेता नहीं हो सकता। अगर किसी को गलतफहमी हो कि मैं एक जाति से नेता बन जाऊंगा, अगर जाति की राजनीति करनी है तो आप महासभाओं में काम कीजिए।
जाति की महासभाएं हैं, बहुत ज़्यादा महासभाएं, गुर्जर महासभा भी है, अन्य जातियों की महासभा भी है। सब जातियों ने महासभा बना रखी है जिसमें एक सोशल मूवमेंट होता है, समाज की बात करते हैं और वो खुले रूप से करते हैं। अगर आपको जाति की राजनीति करनी है तो आप महासभाओं में राजनीति कीजिए। अकेले आलू की सब्जी भी नहीं बनती, उसमें भी नमक पड़ता है, मिर्ची पड़ती है, प्याज धनिया पड़ता है, तेल पड़ता है, जब जाके सब्जी बनती है। अकेली राजनीति, नेतागिरी जो भी है समाज से नहीं हो सकती और किसी को गलतफहमी होते निकाल देना चाहिए। ये 36 कौम का काम है, सभी भाइयों का काम है, ये जनता का काम है। सर, एक इंटरव्यू था या कोई आपका भाषण था, उसके अंदर कहा था कि चाहे आप मेरी जाति, धर्म, मजहब सब कुछ छीन लो, लेकिन मुझे इंसान का इंसान रहने दो। वो क्या प्रतिक्रिया थी सर? निश्चित रूप से ये है, जाति धर्म से कोई आदमी बड़ा नहीं बनता। और जाति और धर्म की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें आप समाज को कोई अच्छा नहीं दे रहे हो। समाज में आप कटुता पैदा कर रहे हो, समाज में आप एक ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हो जिसमें आगे चल के कोई पीढ़ियाँ सुखी नहीं रह सकती। आप इंसान हो, इंसान अच्छे इंसान किसी भी जाति में मिल जाएंगे। कई बार आपराधिक बातों की बात होती है कि फलां समाज अपराधी प्रवृत्ति का समाज है। मैं कहना चाहता हूँ समाज कोई अपराधी नहीं होता, समाज अपराधी की कोई जाति ही नहीं होती, उसकी जाति अपराधी है और उसका कृत्य भी अपराध करना है। इसलिए कोई जाति को ब्लेम करे अपराध के रूप में या किसी भी, हर जाति में अच्छे लोग भी होते हैं, हर जाति में बुरे लोग भी पाए जाते हैं, उससे आप जाति को ब्लेम नहीं कर सकते। पूरी समाज कभी खराब नहीं होता और एक व्यक्ति जिस समाज से आता है वो गलत काम कर दे तो पूरे समाज को ब्लेम नहीं करना चाहिए। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप विधायक के पद के प्रत्याशी हैं, क्या कुछ आपकी रूपरेखा रहेगी इस खेतड़ी के विकास को लेकर के? निश्चित रूप से जितना विकास खेतड़ी में होना चाहिए था वो हो नहीं पाया, ये दुर्भाग्य है खेतड़ी का। वैसे तो खेतड़ी की भौगोलिक स्थिति सबको पता है कि ये पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें एक ज़माने में तो कई राजनीतिक लोग कहते थे कि ये नॉन फिजिबल एरिया है, इसमें फिजिबल का मतलब संभव नहीं है कुछ। जैसे बिजली का प्रोजेक्ट आया तो बिजली के प्रोजेक्ट के लिए इसकी खेतड़ी की फाइल को रिजेक्ट करके भेज दिया था कि नॉन फिजिबल एरिया है, यहाँ पर संभव नहीं है हमें बिजली देना क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें पोल नहीं आप गाड़ सकते आसानी से, लाइनें नहीं ले जा सकते, कहीं से वो बहुत ऊंचा है कहीं बहुत नीचा है, ऐसा करके। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्वर्ग में बैठे हुए उस व्यक्ति को जो हमारे बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं। पार्टी की जो तैयार करने वाले हमारे माननीय भैरव सिंह जी शेखावत जी ने इस खेतड़ी को नॉन फिजिबल से हटा के फिजिबल में किया और 1977 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो ये विद्युतीकरण इस क्षेत्र में हुआ है। मैं आज उस महान आत्मा को इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि खेतड़ी जैसे क्षेत्र को उसने विद्युतीकरण दिया। लेकिन विकास की जहाँ बात करते हैं तो जितने वादे किए जाते हैं उसके कोई परसेंटेज विकास हो नहीं रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पेयजल की बात कर रहे हैं, सब लोग पेयजल कर रहे हैं। क्षेत्र में पेयजल की बड़ी समस्या है सर। समस्या है, लेकिन उसके लिए भाषण कितने दिए जाते हैं कि हमने इतने 955 करोड़ की योजना स्वीकृत कर दी। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना है उसका 20% लोगों को पानी मिल रहा है। और बाद में अब जो जल जीवन मिशन एक योजना आई है जो विशुद्ध रूप से शुद्ध रूप से केंद्र की योजना है, जल शक्ति मंत्रालय की योजना है, माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत की योजना है, उसमें 29,000 करोड़ राजस्थान को राशि आवंटन हो चुकी है। मैं बड़े दुर्भाग्य से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में उसका 4,000 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किया गया है। अगर इस बात के लिए मेरे से कोई डिबेट करने के लिए तैयार है तो मैं किसी भी प्लेटफार्म पे, सोशल मीडिया पे, किसी टीवी चैनल पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मैं दिल्ली गया था, जब मैंने विस्तृत रूप से माननीय मंत्री महोदय गजेंद्र जी से बात की थी, उन्होंने मुझे सारी बात बताई। और प्रदेश हैं उनमें भी ये जल जीवन मिशन चल रहा है, हर घर में नल से योजना, हर घर में नल से जल, ये योजना है। उसमें और स्टेट में कहीं 80%, कहीं 90%, कहीं एक स्टेट तो ऐसे हैं जिसमें 95% काम पूरा हो गया। यहाँ 20% भी काम राजस्थान में पूरा नहीं हुआ। ये स्टेट गवर्नमेंट की उदासीनता है, स्टेट गवर्नमेंट इसमें कोई रुचि नहीं दिखा रही है, वरना तो आज पूरे राजस्थान में मतलब पानी की कोई समस्या नहीं रहती। 2024 का टारगेट लिया हुआ है, 2022 समाप्त होने के कगार पे है। मैं कांग्रेस सरकार जो यहाँ की है उसके कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पैसा पड़ा है तो उसको आपको खर्च करने में कहाँ दिक्कत आ रही है। लेकिन ये केंद्र की योजना है, ये दिखाना नहीं चाहते कि केंद्र ने ये आपको दिया। और भाषण ऐसे दिए जाते हैं 25 किलोमीटर लाइन आपके पास करवा दी गई, मैंने करवाई 16 किलोमीटर आपके लाइन, एक जगह तो 85 किलोमीटर लाइन का जिक्र कर दिया माननीय विधायक साहब, माननीय डॉक्टर जितेंद्र जी ने। और एक सुनारी गांव है, वहाँ पर कोई सम्मान समारोह था, मैं वहाँ मैं भी सम्मान में कार्यक्रम में शिरकत था। मेरे सामने ही
उन्होंने बोला तो हमारे सांसद साहब ने उसका जवाब दिया कि ये योजना केंद्र सरकार की है, आप इसको दुष्प्रचार मत कीजिए कि आपने ये योजना पास करा दिया आपने। उसका पूरा ड्राफ्ट पहले से तैयार है, राशि है, केंद्र की योजना है, लेकिन उसको प्रचारित किया जा रहा है। चलो जल्द मिल जाए, वो प्रचार होने दो। बात रही, आप अभी जिक्र कर रहे थे कि वो रिको प्रोजेक्ट की, सिर्फ बोर्ड लगाने से और रिको लिख देने से इंडस्ट्रियाँ आ जाएंगी। इंडस्ट्रीज के लिए एक वो मापदंड है, बैरोमीटर्स होते हैं। जी जी। इंडस्ट्रियल्स वहाँ पैसा खर्च करेगा जहाँ आपकी कनेक्टिविटी होगी, और एक कनेक्टिविटी नहीं, वहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी चाहिए, नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी चाहिए, वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए। आप पावर सोर्स भी एक में, पावर सोर्स भी चाहिए उसमें। तो आपके पास रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, नेशनल हाईवे नहीं है, पानी की उपलब्धता नहीं है, पावर की उपलब्धता नहीं है, कौन यहाँ पर पैसा लगाएगा? मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ चुनाव के लिए भाषणबाजी की बातें हैं, वोट बटोरने की बातें हैं। मंच पे ये कहना कि इतने 1000 करोड़ मैंने पास करा दिए, तो मैं उस बात की निंदा नहीं करता, मेरे स्वभाव में नहीं है, लेकिन मैं स्वागत करना चाहता हूँ अगर ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर आ जाए और बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाए। तो सबसे ज़्यादा अगर खुशी खेतनी में होगी तो मुझे व्यक्तिगत इंजीनियर धर्मपाल को होगी। निश्चित रूप से रोज़गार मिलना चाहिए, लेकिन आप महज वोटों के लिए दुष्प्रचार करना, बोले ढोले कम पढ़े लिखे लोगों को बरगला कर आप 35 साल से राज कर रहे हैं। कभी आपके मुंह से सच्चाई निकलना तो बहुत, भगवान ने वरदान ही नहीं दिया कि आपके मुंह से सच्चाई निकले। सर, डॉक्टर साहब ज़्यादातर भाषण में कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री के बाद का दूसरा व्यक्ति हूँ। लोगों का सवाल ये कि अगर दूसरा मुख्यमंत्री के बाद दूसरा व्यक्ति है तो क्षेत्र की ये हालत क्यों है? क्षेत्र में देख लीजिए आप, राजकीय अस्पताल, अजीत अस्पताल की बात देख लीजिए। यहाँ पर एक छोटा सा, अगर 4 आदमी एक्सीडेंट हो गए और एक आदमी के गंभीर रूप से लगी और बाकी उसका ब्लड 3 लोगों को लग गया, तो यहाँ हॉस्पिटल में ये ज़रूरत महसूस नहीं करते कि इनको कपड़े निकला के या चेक कर लें कि इसकी भी लगी है। ब्लड लग गया उसके दूसरे के कपड़ों पे भी, वो कहता है उसको भी रेफ़र कर देते हैं बिना देखे। इससे बड़ी बात हो क्या सकती है? यहाँ पर छोटे छोटे घोषणाएं होती हैं, इतनी मशीनें आ गई, इतने करोड़ की मशीनें आ गई, इतने लाख की मशीनें आ गई। यहाँ पर इलाज क्या होता है? 2, 5, 10, 20 जो टेबलेट या सामान्य इलाज होता है, पेट दर्द, सर दर्द, बुखार, कोई भी इलाज नहीं है। कोई भी यहाँ पे कोई डॉक्टर जो भी उसके होते हैं, सर्जन नहीं है, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। तो ये देख लो आप, सड़कों का हालत देख लो, जो एक मेन स्ट्रीम है, मेन सड़क है, स्टेट हाईवे 13 जो नीम का थाना खेतड़ी से जुड़ा स्टेट हाईवे है, उसकी हालत देख लो। उससे बचने के लिए लोग निजामपुर, नांगल चौधरी होकर जयपुर जाना पसंद करते हैं, या फिर आपके इधर से निकलना, उदयपुर वाटी से निकलना पसंद करते हैं। उस रास्ते को छोड़ के, जो कि मेन रास्ता है, सबसे पुराना जो रोड है वो स्टेट हाईवे है, ये नीम का थाना टू खेतड़ी। सर, एक भाषण में आपने बताया था कि जूट की जो ट्रेन है जयपुर से चल के वाया नीम का थाना में खेतड़ी पे खाली होती है, क्या है वो ट्रेन सर? उस ट्रेन में जो माल निकलता है उसका लुफ्त पूरी खेतड़ी ले रही है, इस बात में कोई किंतु नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कई बार वोटों का शेयर इस तरीके से हो जाता है कि पार्टी आपस में लड़ा के दूसरे को फ़ायदा करवा देते हैं, वरना जनता जानती सब है। जो घोषणाएं कभी हुआ करती थी, 15-15, 20-20 साल की घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हुई है। करोड़ रुपए से कम की कोई घोषणा होती नहीं है, वहाँ रुपए नहीं लगते 5 लाख। एक जगह तो एक बंदे ने वीडियो शेयर कर रखा था कि कौन सी सन में, मतलब वो स्कूल का उद्घाटन हुआ था रहपाड़ा, तोंदा में रहपाड़ा, जो आज तक वहाँ पर एक बंदे ने कोई प्याऊ लगा के, किसी भले आदमी ने 2 मटके रख रखे हैं और पत्थर यूँ का यूँ शेप खड़ा है जिसको हम भी देखते हैं। जो आज यहाँ स्कूल का उद्घाटन दिनांक इतने को हुआ और वो पत्थर ऐसे कैसे खड़ा है। वहाँ तक अभी तक कोई स्कूल नहीं बना, कहीं कोई स्कूल नहीं बना, दूर दूर तक कोई एक कंकर भी नहीं लगा। सिर्फ उद्घाटन किसका हुआ, पट्टी का या ऐसे जमीन? उद्घाटन कर दिया पट्टी लगा के, उद्घाटन हो गया। ऐसा एक उदाहरण नहीं दे रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो सिर्फ घोषणाओं में और सिर्फ भाषणबाजी के अंदर होते हैं। जो ये 2-4 मैंने जिक्र किए हैं, सिर्फ भाषणबाजी में होता है, फील्ड पे कोई काम नहीं हो रहा। वरना 35 साल एक व्यक्ति को मौका मिल जाए जिसमें कार्य क्षमता हो, जिसमें एनर्जी हो, जो एनर्जेटिक हो, और 35 वर्ष का मौका 1987 से 2023 आप लगाओ, इतने 36 वर्ष का मौका जिस व्यक्ति को मिल जाए, मैं समझता हूँ इसका कायाकल्प हो जाना चाहिए था। लेकिन कांकरिया में 15 साल पहले एक टंकी बनाई, उस टंकी को 15 साल से गिना रहे हैं,
एक बंदे से नहीं रहा गया, उसने पुरजोर विरोध किया कि 15 बरस पहले आपने ये टंकी बनाई थी, उस 15 बरस से हर साल उसी बात को दोहराए जाओगे, उसके बाद आपने एक ईंट लगाई हो तो बता दो। और ये प्रत्यक्ष बात है, एक ईंट नहीं लगी वहाँ पे, 15 बरस से उसी चीज़ को गिनाया जा रहा है। वही आपके प्रोजेक्ट हैं, रिको प्रोजेक्ट, एक डेयरी प्रोजेक्ट का जिक्र किया जाता है जिसमें 25,000 लीटर की कैपेसिटी है, दूध नहीं आता 2500 लीटर, कोई स्टाफ नहीं है, कोई नौकरियां नहीं, उसके नाम पे इतने लड़के लगाऊंगा, वो करूंगा। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन किसी को झूठ बोलने से फ़ायदा हो जाता है और किसी को सच बोलते बोलते भी पार नहीं पड़ती है। इस बार सर खेतड़ी के अंदर बीजेपी से 2 प्रत्याशी हैं, एक आप हैं, दूसरे आप ही के परिवार से जो वर्तमान में प्रधान है मनीषा गुर्जर जी। क्या लगता है जनता किसके पक्ष में जाना चाहिए और विकास को पहले तो मैं दुरुस्त कर दूं कि प्रत्याशी शब्द उस पे लगता है जिसको टिकट मिल जाती है। प्रत्याशी वो होता है जिसको टिकट मिलने के बाद जो कैंडिडेट होता है उसको प्रत्याशी कहते हैं चुनाव। तो ठीक है, तो प्रत्याशी 2 नहीं, पर लोकतंत्र की ये बहुत बड़ी खूबसूरती है, प्रत्याशी कितने भी हो सकते हैं। बड़ी पार्टी है, बहुत विस्तृत पार्टी है जिसके लाखों कार्यकर्ता और करोड़ों कार्यकर्ता और लाखों नेता, उसमें पार्टी की विशालता इसी चीज़ से देखी जाती है कि उसमें कितने दावेदार होते हैं। टिकट मांगने को सब लोग स्वतंत्र हैं, राजनीति में किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का टिकट कोई भी मांग सकता है। इसमें लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सब मांगो, सब चुनाव लड़ो, लेकिन टिकट मिलने के कई मापदंड होते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है इन चीज़ों से। वो सब कुछ देखती है, सर्वे रिपोर्ट होती हैं, कई सर्वे करवाए जाते हैं, उसका सबका निष्कर्ष निकाल के पहले लोग कह देते थे कि फलां व्यक्ति के साथ मैं जुड़ा रहूँगा तो वो मुझे टिकट दिलवा लेगा, और वो दिलवा भी देते थे। लेकिन आज सब कुछ डिजिटल प्लेटफार्म पे होता है। सर्वे में जिस बंदे का नाम आएगा, जिस व्यक्ति को पार्टी ये समझे कि ये मजबूत है, ये चुनाव जीत सकता है, तो उसको टिकट देगी पार्टी। और उसी सर अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में आप विधायक बनते हैं और केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो जनता को क्या सीधा लाभ मिल पाएगा? निश्चित रूप से मैं पहले भी कई प्लेटफार्म पे जिक्र कर चुका हूँ। जैसे हमारा HCL प्रोजेक्ट है जो इस शेखावाटी की भी कह सकते हैं, पूरे झुंझुनू की लाइफ लाइन है ये। जी, इसको लाइफ लाइन बोल सकता हूँ मैं। जैसे काटली नदी है, लाइफ लाइन है, काटली नदी आ जाती है तो पूरा एरिया हरा भरा हो जाता है और किसान को अमन और चैन हो जाता है। उसी तरीके से HCL लाइफ लाइन है हमारे झुंझुनू ज़िले की। वैसे तो इसमें पूरे देश के लोग काम करते हैं, इसकी मैं हर जगह आवाज़ उठाता रहा हूँ, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसकी आवाज़ ज़ोर शोर से उठाऊँगा। होगा क्या, होगा कितना और कितना कर पाएंगे, ये सब भविष्य के गर्भ में है। अब कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। तो एक रोज़गार की अवसर पैदा हों HCL के अंदर, जो एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और सबसे सेफ माइंस हैं वो हमारे खेतड़ी प्रोजेक्ट में है, कॉपर प्रोजेक्ट में। सर खेतड़ी के इतिहास की बात करें, यहाँ पे तांबा का जो प्रोजेक्ट है वो भी है, स्वामी विवेकानंद नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। खेतड़ी का नाम है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन वर्तमान में हालत ऐसी हो रही है, क्या कारण लगता है इसका? देखो, खेतड़ी का बहुत गौरवमय इतिहास रहा है। खेतड़ी जयपुर दरबार के बाद में दूसरे नंबर का दरबार हुआ करता था। खेतड़ी में मिनरल्स की, जो हमारे ज़मीन के अंदर जो पहाड़ों में जो भी मिनरल्स हैं उसका अपार भंडार है। इसमें ऐसे ऐसे मेटल्स, ऐसे ऐसे धातुएं हैं जिनकी खोज होना भी बाकी है, और उससे क्षेत्र को इतना लाभ मिल सकता था। लेकिन जब से ये कॉपर में चिमनियाँ बंद हुई हैं, स्मेल्टर प्लांट, कंसंट्रेटर प्लांट, और जो दुर्दशा इस खेतड़ी की कॉपर की हुई है, जहाँ 12,000 कर्मचारी काम करते थे, वहाँ आज बिलो 400 से नीचे यहाँ पर श्रमिक और अधिकारी हैं। बाकी सब प्राइवेटाइजेशन हो गया, उसको ठेकेदारों को दे दिया। यहाँ के लोगों के रोज़गार के अवसर बिल्कुल अवरुद्ध हो गए। इसलिए मैं प्रयास करूँगा, और काम करने के लिए तो बहुत काम है खेतड़ी के अंदर, बहुत काम है। खेतड़ी एक ऐसी जगह है वहाँ पर रोज़गार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं, सुविधाओं के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। हॉस्पिटल का मामला है, रोडों का मामला है, और अन्य कई मामले हैं जिनमें आदमी चाहे तो, इच्छा शक्ति हो तो बहुत कुछ कर सकता है। और मैं समझता हूँ अगर मौका मिले तो आदमी को अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, 100% देना चाहिए व्यक्ति को,
उसको यूँ नहीं लगे कि अगली बार आधा काम करेंगे, इस बार करेंगे। जितना आप कर सको लोगों के भलाई के लिए, लोगों का जीवन सुगम बनाने के लिए जो कुछ कर सको वो करना चाहिए। और अच्छी हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है और ये संस्कार भी हमें परिवार से मिले हुए हैं कि जितनी आप पीड़ित मानवता की सेवा कर सको आप करो। इसीलिए हमारा राजनीति में आने का उद्देश्य भी लगभग यही है। वरना मेरे समय में तो इंजीनियरिंग करते ही आपको ना टेस्ट देना पड़ता था, ना इंटरव्यू देनी पड़ती थी, डायरेक्ट नौकरी, डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर, डायरेक्ट जी। लेकिन हमने उस चीज़ को मुनासिब नहीं समझा कि परिवार के लोगों ने इतना बलिदान कर दिया और हम अपने परिवार के लिए या 2 बच्चों के लिए अपन जिएँ। उसमें हमने वो तरीका बहुत छोटा समझा कि हम तो सिर्फ अपने खुद के लिए जीने वाले व्यक्ति हो गए। समाज के लिए जिएंगे, 36 कौम के लिए जिएंगे, मानवता की सेवा के लिए जिएंगे। जितना काम दूसरों के लिए कर सकेंगे उतना करेंगे। और मैं तो इतनी पराजय झेल के भी 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहता हूँ। जो मुझसे बन पड़ता है, जितना बन पड़ता है, आज भी मैं तैयार हूँ। और मैं तो कई बार कहता हूँ कि 2 व्यक्तियों के काम करवा के जिस दिन रात को जितनी अच्छी नींद आती है उतना लाख रुपए कमा के भी नहीं आती अगर उनका काम हो जाता है। तो ये हमारे मतलब परिवार के संस्कार हैं। यानी कि जो पूर्वजों के द्वारा जो परंपरा चलाई गई है उसको आप लगातार निभाते आ रहे हो। बिल्कुल निश्चित रूप से उसी हमारा तो एकमात्र लक्ष्य है कि जो अच्छा काम कर गए उसको हम बढ़ा नहीं सकते तो उसको हम कम भी नहीं होने देंगे। आप इस क्षेत्र में सर्वविदित है कि स्वर्गीय राम कुमार जी की पुण्यतिथि 28 दिसंबर को मनाई जाती है। उसमें आप सब लोग आते हो। तो वो भी एक सिर्फ संदेश और पिताजी के नाम को जिंदा रखने के लिए। वरना तो सरकारी खर्चे से जो जयंतियाँ मनाई जाती हैं नेहरू जी की, इंदिरा जी की या और अन्य किसी नेताओं की, वो सरकारी खर्चा होता है, वहाँ बंद हो गई। लेकिन हमने उस परंपरा को जिंदा रखा है। आने वाली पीढ़ियों को ये बताने के लिए जिंदा रखा है कि व्यक्ति चाहे तो एक किसान परिवार से, एक गरीब परिवार से उठकर भी बहुत कुछ कर सकता है। और जिस समाज की मैं बात करता हूँ और जिस समाज से मैं आता हूँ, जिस वक्त मेरे पिताजी ने राजनीति शुरू की उस वक्त मेरा समाज भेड़ बकरी से आगे नहीं सोचता था। राजनीति में बहुत कम थे, राजनीति तो बहुत दूसरे लोगों का काम समझते थे जी। उस वक्त राजनीति में आना जब बहुत कम लोग जागरूक थे और गुज्जर समाज तो विशेष रूप से बिल्कुल भी जागरूक नहीं था। उस वक्त वो इतना संघर्ष कर सकते हैं विकट परिस्थितियों में। तो आज तो संसाधन बहुत हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो हम उतना उससे ज़्यादा नहीं कर सकते तो उतना तो करें। यही छोटा सा उद्देश्य है, कोई जीवन में बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है और बहुत कुछ बड़ा सीट पाने का और बहुत बड़े मंत्री संतरी बनने का उद्देश्य नहीं है। जो मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से अपना जो बन पड़ता है उतना करते हैं। मुख्य रूप से एक नेता बन करके और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, क्षेत्र का जो भला वो कर सकते हैं, वो आपकी प्रमुखता में रहेगा। बिल्कुल प्रमुखता में था, पीढ़ियों से था, है और रहेगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारी क्षेत्र की जो भी हम अच्छा दे सकें वो ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। पद आते हैं, पद चले जाते हैं, कई बार काबिल व्यक्ति रह जाते हैं, नाकाबिल व्यक्ति सीट पे पहुंच जाते हैं। इसमें जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, धनबल, भुजबल, कई राजनीति के कई मापदंड हैं। उसमें कई बार अच्छा व्यक्ति पिछड़ भी जाता है। सर, वर्तमान में राजस्थान सरकार के अंदर जो सियासी घमासान चला हुआ है उनके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, ये वैसे तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है जी। सियासी घमासान, उसमें कांग्रेस के नेता इस बात का जवाब दें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कहीं कहीं समानता दिखती है जी। जिस तरीके से खेतड़ी में सब लोग एक व्यक्ति धर्मपाल के पीछे सारी राजनीति घूम जाती है ना, वही हालत आज सचिन पायलट की है जी। राजस्थान में उसके पीछे भी सब हाथ धो के पड़े हुए हैं। सर, कुछ समय इसलिए मैं कह सकता हूँ, वरना उनका अंदरूनी मामला है। ये क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए ये 4 साल इतने पीड़ादायक गुजरे हैं। क्योंकि वो इसलिए, ये तो लोग बड़े बड़े विज्ञापन दे के भाषण करते हैं और ये योजना बना दी, सिर्फ आपने कुछ नहीं किया। 4 साल तक अपनी सरकार बचाई है। नौजवान पीड़ित है, आपने भत्ता देने की बात करी थी। किसान पीड़ित है, आपने वो कर्जा माफ़ करने की बात की थी 10 दिन के अंदर।
बेरोज़गारी इतनी रोज़गार देंगे वो बात की थी। कितनी बातें हैं जिनमें से एक बात को भी आपने पूरा नहीं किया। सिर्फ आपस में लड़े झगड़े, इसको नहीं बनने दूंगा, मैं बना रहूँगा। जनता इसमें त्रस्त है, निश्चित रूप से पूरी राजस्थान की जनता को इसमें घाटा हुआ है और ये आपस की लड़ाई का घाटा है, इसमें और किसी का कोई रोल नहीं है। मैं एक अपील करना चाहता हूं कि आपस की लड़ाई बंद करके, आपके पास 1 साल बची है, अगर इसमें कुछ इस प्रदेश को अच्छा दे सकते हो तो निश्चित रूप से दीजिए। ये आपसी लड़ाई बंद कीजिए। मुख्यमंत्री बनते रहेंगे, प्रधानमंत्री बनते रहेंगे, लेकिन आपको आम जनता का अहित करने का कोई हक नहीं है। ये भारत की राजनीति नहीं कहती, भारत का संविधान नहीं कहता, लेकिन उस बात को कुछ नहीं, कुर्सी की परवाह पड़ी है, जनता की कोई परवाह नहीं, सब पीड़ित हैं। सर, कुछ समय पहले युवाओं ने विरोध जताया था कि जो वर्तमान जो विधायक है उन्होंने सचिन पायलट के नाम पे वोट बटोरे थे, लेकिन हुआ कुछ और, ऐसा क्या? नहीं, उस बात पे मैं कोई सीधा कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। वो उनकी पार्टी का एक बात है, समाज की बात आती है तो हित की बात है तो सब लोग सब समाजों की परवाह करते हैं। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन एक काबिल व्यक्ति को अगर उचित समय पर उचित जगह मिलती है तो प्रदेश के लिए कुछ अच्छा कर सकता था। मैं मेरी ये व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ, ना मैं कोई पार्टी की तरफ से कोई अधिकृत मेरा ये बयान है। मैं एक व्यक्तिगत इंजीनियर धर्मपाल के नाते ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि उस एक ऊर्जावान व्यक्ति को, एक नौजवान व्यक्ति को जिसके मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, उसको अगर मौका मिलता तो आज से कुछ बेहतर अच्छा हो सकता था। और ये टाइम मेरे हिसाब से अब निकल चुका है। इतने लास्ट ओवर में कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाए ऐसी कोई स्थिति राजस्थान की है नहीं। और कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना है माननीय मोदी जी का, उसको कांग्रेस खुद ही मिलके योगदान कर रही है और पूरा भी कर रही है। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के खेतड़ी की जनता से क्या अपील करेंगे? वैसे तो खेतड़ी की जनता ने पराजय के बाद भी जो प्यार दिया है उसका मैं साधुवाद भी देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और इतना ऋण जो खेतड़ी की जनता ने मेरे को हार के बाद इतना ऋण चढ़ाया है मेरे ऊपर, जो प्रेम और प्यार के रूप में दिया है, मेरा हर तरीके से सहयोग किया है, चाहे वो मेरा आर्थिक सहयोग हो, नैतिक सहयोग हो, मॉरली मुझे सपोर्ट हो, कभी भी उन्होंने टूटने नहीं दिया। मैं तो एक बात क्लेम से कह सकता हूँ कि राजस्थान का उदाहरण देता हूँ और पूरी प्रगाढ़ता से देता हूँ कि हारने के बाद जितना मान और सम्मान खेतड़ी की जनता ने मुझे दिया है, शायद राजस्थान में किसी व्यक्ति को जीतने के बाद भी ये सम्मान नहीं मिला है। तो मैं तो इस बात के लिए ही आपको पूर्व में बताया था कि मेरा उद्देश्य कोई बहुत बड़ा नहीं है। मान और सम्मान मिले, व्यक्ति इज्जत करता रहे, हम लोगों के काम करते रहें और मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। जितनी ऊर्जा है उससे कहीं अधिक देने की खेतड़ी की जनता को कोशिश करेंगे और जो भी समस्या आएगी निश्चित रूप से खेतड़ी की जनता के लिए अच्छा ही करेंगे, जितना बन पड़ेगा बहुत अच्छा करेंगे। तो ये थे खेतड़ी से इंजीनियर धर्मपाल जी, जो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं और काफ़ी समय से क्षेत्र के जनता से जुड़े हुए हैं और हर तरीके से समस्याएं से वाकिफ़ है। अगर ये विधायक बनते हैं तो आने वाले समय में खेतड़ी का जो चहुमुखी विकास है वो ये करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए तो तांबे का जो प्रोजेक्ट है उसको विकास की ओर लेके जाएंगे और सड़क और पानी की जो समस्या है जो काफ़ी समय से रही है, पूर्व में जो विधायक रह चुके उन्होंने इस समस्या का सोल्यूशन नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले समय में ये 3 जो कार्य है वो इनकी प्रमुखता के रहेंगे। कैमरामैन सतीश के साथ योगेश राजस्थानी की रिपोर्ट।